ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सच में एक औरत, एक बहू, एक भाभी, एक पत्नी, एक माँ आज आप लोग के साथ शेयर कर रही है। और काश जो मेरी सोच है, अगर सच में दुनिया में सभी लोगों की सोच ऐसी अगर होती या हो जाएगी, तो सच में कोई भी एक लड़की अपने आप को, एक औरत अपने आप को अकेला कभी भी कोई भी एज में महसूस नहीं करेगी अकेलापन। और उसके साथ जाति हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको फील नहीं होने देगा। अगर खासकर शादी के बाद अगर कोई लड़की ससुराल आती है और बाय चांस मान लीजिए होता है किस्मत में कि अगर किसी के सास अच्छे नहीं होते हैं, किसी के ससुर नहीं होते हैं, किसी के हस्बैंड नहीं होते हैं, किसी के देवर नहीं होते हैं, लेकिन उसी में से अगर मान लीजिए सबके सब तो एक हो जाते हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई एक आवाज़ उठाने वाला, आजकल सबके सब पढ़े लिखे होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक आवाज़ उठाने वाला इंसान मिल जाए जो संस्कार में रहते हुए, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि घर का बेटा मतलब माँ को संस्कारहीन के साथ बात करे या गलत काम करे, या मतलब वो लड़की के देवर हो, जेठ जी हो, चाहे हस्बैंड खुद ही हो, एक संस्कार में रह के माँ को समझाए। अगर माँ सास ने गलत किया है या अगर ससुर ने गलत किया है तो उनको समझाए। मतलब कोई एक ऐसा सदस्य होनी चाहिए जिससे कि मतलब वो लड़की ये ना मतलब सोचे कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, क्योंकि यहाँ तो सबके सब एक टीम बना के रखे हुए हैं और हमें मतलब अकेला छोड़ दिया है। तो आज दुनिया में बहुत से लोग, जो लेडीज़ लोग ससुराल में फांसी लगा लेते हैं, कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, मतलब लेडीज़ सही बोलूँ इंतज़ार करते हैं कि अब मेरा लाइफ ठीक होगा, अब मेरा लाइफ ठीक होगा। जब लगता है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता है, बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, ये लोग कोई भी चेंज नहीं होने वाले हैं, फिर एक लेडीज़ अपना गलत स्टेप उठाती है, या तो सुसाइड कर लेती है, या फिर घर छोड़ के भाग जाती है, या फिर मतलब डिवोर्स ले लेती है, मतलब कुछ गलत काम करती है और गलत काम करने पे मजबूर कर देते हैं ससुराल वाले। तो मेरा तो बस एक ही निवेदन है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और तो थोड़ा समझदार बनिए। और अगर आपके घर में जाति हो रहा है, चाहे वो आपकी माँ कर रही हैं, आपके पिता कर रहे हैं, या आपके भाई ही क्यों ना कर रहे हो, तो आपको बोलने का पूरा राइट है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप भाभी का पक्ष ले रहे हैं या भाई की बीवी का पक्ष ले रहे हैं। आप एक इंसानियत आपको दिखाना होगा कि क्योंकि आप एक भगवान भगवान ने आपको भेजा है, वही भगवान ने आपकी भाभी को भी भेजा है। तो आपका पूरा राइट बनता है कि भाई मतलब अगर गलत की आवाज़ उठाना, अगर गलत सच में जाति हो रहा है तो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना ही चाहिए, ताकि वो जो दूसरे घर से आई हुई है वो कम से कम चैन की सांस ले सके और उसे एहसास हो कि चलो घर में कोई एक तो है जो कि मेरी समस्या को समझ रहा है। मतलब थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस का रिश्ता बनाइए ताकि वो मन की बात आपको बोल सके और समझ सके, समझा सके। क्योंकि कोई तो जब लड़की शादी करके आती है ससुराल में, तो वो ढूंढती है कि कोई तो ऐसा लोग मिले जो कि मेरी समस्या को समझे। क्योंकि वो जो लड़की होती है ना, आज मैं सबसे बहुत, शायद मैंने बोला है कि नहीं बोला है, ये बहुत ही लाख प्रतिशत 100% लाख प्रतिशत ये सही बात है कि कोई भी लड़की घर की बात ससुराल में कदम रखी और उसके साथ क्या हो रहा है, सही बोलूँ वो कभी भी मैके में नहीं बताएगी। जब तक बिल्कुल अति ओवर नहीं हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं बताएगी। उल्टा ससुराल वाले ज़रूर बता देंगे कि आपकी बेटी में ये कमी है, आपकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन एक जो लड़की है ना, वो सच में ससुराल वाले को अपना परिवार समझ लेती है, सास ससुर को अपनी माँ बाप समझ लेती है, भाई ननद और देवर जेठ जो भी होते हैं उसको बिल्कुल अपना भाई बहन ही समझ लेती है। और वो गलती से भी घर की इज्जत को
ना मैके में बताती है, ना आस पड़ोस में, ना दोस्त में, रिश्तेदार में। वो अपना नसीब मान लेती है और सोचती है घर की बात अगर मैं किसी को बताऊंगी, खासकर मैके में बताऊंगी, तो खुद के ही ससुराल वाले की जगहसाई होगी। इसलिए वो घुट घुट के रहती है और वो किसी को नहीं बता पाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अचानक अगर आप नए जगह पे आए हैं तो वो तलाशती है कि कोई तो ऐसा मिले जो बिना गलती का भी, अगर कोई मान लीजिए आपको सुना रहे हैं, क्योंकि शायद ही मैंने कोई दुल्हन देखा होगा जो दुल्हन बन के आती है और बोलना स्टार्ट कर देती है। उसके साथ सच में बहुत जाती होता है, बहुत जाती होता है, तभी जाके वो मुंह खोलती है, अपना न्याय मांगती है। और मुंह इसलिए मजबूरी में खोलती है क्योंकि ससुराल के कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं होते, उसके आवाज़ नहीं बनते। अगर पति बोले, अगर देवर बोले, तो सही बोलूँ, बहू को बोलने की, भाभी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और जैसे शादी से पहले दो भाई आपस में, तीन भाई आपस में, भाई बहन अपनी प्रॉब्लम को मम्मी पापा के साथ सॉर्ट आउट करते हैं, अगर सेम इसी तरीके से अगर भाभी के भी प्रॉब्लम को, बीवी के भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, तो आज वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, जो कि हर घर में आजकल हो रहा है। तो किसी एक को समझदार होना चाहिए और ये सोच के होना चाहिए, अगर आज हम गलत का साथ देंगे तो भाई कल ऊपर वाला हमें भी देख रहा है, हमारे भी कल को बीवी होगी और हमारे भी बच्चे होंगे, खासकर बेटी होगी। तो आज अगर मैं किसी और की बेटी के साथ नहीं दे रहा हूँ तो कल भाई हमारे भी बेटी होंगे, तो ऊपर वाले हमारे बेटी के साथ क्या करेंगे। तो हमेशा हर कदम पे मैं बार बार कह रही हूँ, संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि भाभी और बीवी के चक्कर में अपनी माँ के साथ ही बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बोले करे। एक समझाने का जो तरीका है कि भाई आप गलत हैं और ऐसे नहीं बोलिए, मतलब बीच में बस इंटरफेयर करना चाहिए ताकि भाभी को मुंह ना खोलना पड़े और भाभी को ये ना लगे कि भाई घर में मेरा कोई नहीं है। क्योंकि यकीन मानिए, मैं आज हर ससुराल वाले को बोल रही हूँ कि घर की समस्या ना, सच बोलूँ, वो कभी भी मैके में नहीं बोलना चाहेगी, और ना ही फ्रेंड, ना ही किसी रिलेटिव को। तो जो भी लड़की के साथ अगर आपके घर वाले गलत कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा वो आज नहीं कल आप ही के घर में प्रॉब्लम आने ही आनी है। क्योंकि मतलब कहते हैं ना, आपके आस पड़ोस या कोई हेल्प नहीं करेगा अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर खुद भी अगर आप जानबूझ के मदद नहीं करते हैं तो देखिए ऊपर वाला तो देख ही रहा है। जितना जाति करेंगे एक लड़की एक बहू के साथ, तो आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए। और प्रॉब्लम होनी ही होनी है, चाहे भाभी बदुआ दे ना दे, चाहे एक बीवी बदुआ दे ना दे, चाहे बहू दे ना दे, लेकिन उसका जो आंसू होगा वो एक दिन सही में प्रलय ला देता है। तो उस प्रलय से बचने के लिए मैं हर ससुराल वाले को बोलूँगी कि अब हाँ, अगर बहू, मैं ये नहीं कह रही कि बहू की गलती नहीं होती है, होती है, दूसरे घर से आई है तो उसके साथ भी गलती होती है। तो जैसे आप अपने बहन भाई को माफ़ करते हैं, अपनी बेटा बेटी को माफ़ करते हैं, इसी तरीके से आप बहू को भी माफ़ कीजिए, बहू को भी समझाइए, लेकिन चार दीवारी में रह के ही समझाइए। लोगों को शोर मचा के बताने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आप बहू को, भाभी को, बीवी को अपना समझेंगे, सच में एक लड़की अपना मैके को छोड़ के और ससुराल को स्वर्ग बनाने आती है। लेकिन शायद ससुराल वाले की किस्मत में वो स्वर्ग लिखा ही नहीं होता है, इसलिए वो अपनी जाति के कारण, अपनी अहंकार के कारण लड़की का ही ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते हैं, अपना भी कर देते हैं। हो सकता है प्रेजेंट में आपका दिन अच्छा जा रहा हो भाभी के साथ या बीवी के साथ या बहू के साथ गलत करके, लेकिन आने वाले में मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आने वाला कल में सच में ससुराल वाले के साथ या सभी के साथ, जो जो एक लड़की, निर्दोष लड़की के साथ गलत करते हैं, उनके साथ तो देखिए प्रॉब्लम होती ही होती है। क्योंकि ऊपर वाले सभी के लिए है और ऊपर वाले अच्छे से देख रहा है कि किसके साथ गलत हो रहा है और किसके साथ सही हो रहा है। तो कृपया करके मतलब अपना भी ज़िंदगी बचाइए। और वो एक जो लड़की जिसके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके किसी के घर भेजती है, तो उसकी ज़िंदगी तबाह मत कीजिए। क्योंकि
अगर भगवान कल को आपको बेटी देंगे तो वो सबसे पहले तो भाई उस खर्चे के लायक बनिए, क्या उतना खर्चा कर पाएंगे ये सोचिए। और कोई भी लड़की के माँ बाप तो देखिए नहीं चाहता है कि हमारी हरकतों हमारे बिहेवियर से लड़की का मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ, एक कहानी बता रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। कई सालों से मेरे साथ गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है। और ये सब मैं डायरेक्ट अपना नाम या घर का नाम नहीं बताती, पहले तो मैं यही बस समझाने के लिए बोलती थी कि मेरे रिलेटिव। अब क्योंकि नाम मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब देखिए मैं हो गई हूँ परेशान, और बहुत जल्द मैं यूट्यूब को करूँगी बंद। वो कब समय आएगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं भी अब थक गई हूँ ये सारी चीज़ें बोल बोल के। तो नाम अब इसलिए लेती हूँ क्योंकि पता है मेरी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और जब से पता चला है मेजर प्रॉब्लम है, अब कुछ भी हो सकता है। फिर भी अगर मेरे ससुराल वाले मतलब नहीं समझ रहे हैं और भी 10 लोग के सामने बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, जबकि पता सब कुछ है। तो देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप आस पड़ोस लोग को आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है या हम गलत नहीं कर रहे हैं, हमारे बहू ही गलत कर रही है, भाभी गलत कर रही है। लेकिन देखिए ऊपर वाले के पास कैमरा हर पल पल का लगा हुआ है कि आप किसके साथ क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं। ऐसा मत सोचिए कि मैं यूट्यूब में बोल रही हूँ तो मेरा बात जो है वो प्रूफ में है, और आप लोग की बातें जो भी हो रहा है वो प्रूफ नहीं है। क्योंकि सही बोलूँ तो कुछ लोग तो मुझे डायरेक्ट आके बोलते हैं, जो भी ससुराल वाले जिनको बोलते हैं कुछ मेरे खिलाफ़ शिकायत, वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं। बाकी आप बस ये ध्यान में रखिए कि भाई ऊपर वाले में एक एक फ़ोटो वीडियो कैच हो रही है कि आप सही में इस टाइम पे जो एक भाभी, एक बहू को, एक माँ को, एक पत्नी को सहारा वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगी। मैं अबला नारी, अभी तक भगवान मुझे अबला नारी नहीं बनाए हैं। वो क्यों नहीं बनाए हैं वो ऊपर वाले ही जाने, क्योंकि पल पल मुझे 24 साल मेरी शादी को हो गई, मेरे साथ जाति तो बहुत हुआ, गलत तो बहुत हुआ। अब वो गलत इतना हुआ जिसके कारण अभी मैं 2-3 साल से बोल रही हूँ, लेकिन ऊपर वाले साथ दे रहे हैं। तो मैं तो बस चाह रही थी कि लोग बस मेरे हस्बैंड को थोड़ा कोऑपरेट करे, समझे और उनको इलाज करवाए, बस इतना ही। लेकिन लोगों ने कहाँ से कहाँ बात को लेके गए और अभी भी मुझे गलत ठहरा रहे हैं। और एक बीवी की क्या परिस्थिति हो रखी है, हॉस्पिटल घर हॉस्पिटल, 2 बच्चे, खासकर एक 4 साल की बेटी को इस टाइम पे संभालना, और मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी जो मैं बताई थी, चाहे मेरा हाथ का टूटना, अभी हवा चल रही है तो जिसके कारण दर्द होना, सर्दी में भी दर्द होता है, और वीकनेस होना आँख में, मतलब जो भी परेशानी थी, क्योंकि मैं 5-6 महीने से ना अपना इलाज करा रही हूँ, डॉक्टर के पास मैं अपना जाती ही नहीं हूँ। और ख़ासकर ये क्या नाम है, मतलब हस्बैंड के प्रॉब्लम को लेके मुझे अपना इलाज कराने का मन भी नहीं कर रहा है। बस सोचती हूँ हस्बैंड का इलाज ठीक से हो जाए, उसके बाद मैं अपना करूँगी। तो खैर कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम समस्या को नहीं समझ रहे हैं। और एक बात बता दूँ कि भाई अभी नहीं, ये मत सोचिए अगर भगवान ने मेरे हस्बैंड को सांस दे देंगे तो उसके बाद वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जितना साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर ने बोला है, तो एक नॉर्मल लाइफ हम लोग को जीना मुश्किल होगा। और ऐसे टाइम पे भी अगर ससुराल वाले एक लेडीज़ के नाते भी अगर कोई भी मुझे नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन एक लाइन जो बोलें कि भाई मेरी बेटी को, अब मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि भाई अपनी माँ को समझा लो कि तुम्हारे शादी में दिक्कत होगी। तो एक माँ आज कहना चाह रही है और अपनी कहानी बताना चाह रही है। और क्योंकि अब मेरी बेटी को बहुत पहले से पता है, वो हम लोग एक्चुअली डिस्कस नहीं करते थे क्योंकि मुझे भी लगता था कि बेटी को क्या बताना, लेकिन मेरी बेटी ही अब बचपन की सारी एक एक कहानी बताती है कि मैंने ये सुना था, मैंने ये देखा था कि आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा था। तो मैं और ये चीज़ मेरे देवर ने बोला
कि अपनी माँ को समझा लेना। तो आज मैं वो एक ही मेरे देवर हैं घर में, ससुराल में और कोई भी नहीं है, सास ससुर और देवर ही मेरे शादी के टाइम पे थे और हस्बैंड। तो पहले दिन से मैं बता रही हूँ, पहले दिन से जो मेरे साथ गलत हुआ है वो मेरे देवर को पूरा ही पता था, पूरा XYZ जो भी एक तरफ़ा मेरी सासू माँ ने गलती किया। और मैं मानती हूँ, मैं स्टार्टिंग में बोल दूँ, मैं आप लोग को सही में सालों साल से हमेशा ही स्टेप बाय स्टेप माफ़ करती आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से ये ज्ञान लेके मेरे दिमाग में भरा हुआ है कि जो कुछ भी होता है वो पिछले जन्म का कनेक्शन होता है। अगर मेरी शादी इस घर में हुई है बिना अलग, मतलब कास्ट थोड़ा बहुत अलग ही है, और मतलब बिल्कुल अगर इस घर में मेरी शादी हुई है तो सोचिए, ये जबकि अरेंज मैरिज हुआ है, फिर भी सोचिए, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, ये हमारा जिससे भी अगर शादी होना होता है वो पिछले जन्म का ही कनेक्शन होता है। तो मैं पहले दिन से ही मान चुकी थी कि अच्छा होगा बुरा होगा, मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को नहीं परेशान करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है अब मेरे मम्मी पापा ने, मैं 3 बहन हूँ, तीनों बहन पे कितना खर्च किए हैं, कितना एक बेटी 3 बहन को अच्छे से सब कुछ देना, खर्च करना बहुत बड़ी है। और आज के दिन में बोली, मैं चैलेंज कर रही हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मेरे देवर हो, खुद की कमाई से 3 बेटी तो छोड़िए, जितना मेरे पापा ने एक बेटी पे खर्चा किया है ना, वो लोग अपने जब बेटी शादी के लायक होगी, सेम टू सेम, ज़्यादा नहीं, सेम टू सेम पहले खर्चा करे, ठीक है, खर्चा करे। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ पहले दिन से, अगर आप लोग पापा हैं, चाचा हैं, कोई भी है, मैं किसी को ना, मैं अपनी बेटी को बद्दुआ दे रही हूँ ना मैं अपनी देवर की बेटी को बद्दुआ दे रही हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, मेरे जो साथ घर दुश्मन भी होगा ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं चाहूँगी कि जो मेरे साथ जाती हुआ है वो किसी भी बेटी के साथ हो, वो भी बिना गलती के। मैं अगर कहानी सुनाऊंगी तो ना जाने कितने वीडियो बन जाएंगे अगर मैं डे 1 से ससुराल में बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगी नहीं कि मेरी बेटी या देवर की बेटी के साथ गलत हो। लेकिन पहले इतना पैसा जमा कीजिए, मेहनत कीजिए दिन रात, जैसे मेरे पापा ने किया था, और फिर अच्छा खासा एक शादी कीजिए, जो कि संभव नहीं है, ये मुझे पता है, ये मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ। ना मेरे हस्बैंड इतना खर्च कर पाएंगे जो उम्र हो गया है, और ना मेरे देवर कर पाएंगे जो उम्र हो गया है बेटी को लेके लिए। मेरे हस्बैंड भी मेरे पे डिपेंड रहेंगे, और मेरे देवर भी मुझे पता है कि सास ससुर के ही पैसे प्रॉपर्टी पे डिपेंड रहेंगे, तब जाके मान लीजिए वैसा शादी करेंगे। और शादी के बाद अगर चलो बेटी नहीं बताएगी जैसे मैंने नहीं बताया, लेकिन कल्पना कीजिए जो आपके घर में मेरे साथ हुआ, अगर आपके बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो सोच के देखिए आप एक बेटी के बाप क्या करेंगे, या माँ आपकी, आपकी बीवी क्या करेगी। लेकिन क्या आज 24 साल हो गया, भगवान गवाह है कि मेरे मम्मी पापा ने एक दिन भी इंटरफेयर किया है, कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है कि भाई मेरे बेटी के साथ इतना जाति क्यों कर रहे हैं, गलत क्यों कर रहे हैं, बेदखल क्यों कर रहे हैं, या जो भी गाली गलौज जो भी मेरे मम्मी पापा को धीरे धीरे किसी किसी ने बताया, मैंने जाकर नहीं बताया। कुछ यहाँ मैं जहाँ मैं रहती हूँ वहीं के लोगों ने मेरी मम्मी को बताया, धीरे धीरे पता चला। फिर मैं भी जब पुरानी होने लगी तो फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू कर दी। लेकिन इतना जाति के बाद जब मेरे मम्मी पापा मेरा घर बर्बाद नहीं किए, तो अगर आज मेरे देवर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी शादी में दिक्कत आएगी, तो मैं बोली ना कि मैं उस बेटी के लिए इस आपके परिवार में रही। अगर मुझे अपनी बेटी का ध्यान नहीं होता ना, तो मैं कब के ये घर छोड़ के चली जाती और अपने बारे में ही सोचती और बहुत अच्छे ज़िंदगी लाइफ जीती। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटी की खातिर अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो उस बेटी को मत बोलिए कि भाई उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। भाई चाचा हैं, चाचा के नाते ये भविष्यवाणी मत कीजिए। क्यों आज मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगी उसके शादी के बाद ये तो ऊपर वाले जानता है, लेकिन आपकी मम्मी ने क्या किया मेरे साथ ये ऊपर वाले नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे देवर गवाह है। क्योंकि आपको बता दूँ, जो भी फ्रेंड्स मेरे सुन रहे होंगे, डे 1 से जब एक थाली की आरती होती है
तब से जो मैंने अपने मदर इन लॉ सास को भन भनाते मतलब समझते हैं ना कि डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना, इनडायरेक्टली धीरे 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 बस बोलते रहना। और बहुत मुश्किल से वो थाली का पूजा की जब मैं एंट्री की थी। और उसके बाद ये किचन में ये सामान पटकना, उधर बोलना। बाथरूम अगर यूज मैंने किया तो बाथरूम इतना गंदा है, बदबू है, क्या सीख के आई, मतलब मैं पहले डे की बात बता रही हूँ। और मैं तो जितना जाती हुआ ना, मैं सही बोलूँ, मैं तो कोई भी वीडियो में बता ही नहीं पाऊँगी अपने आप को। खैर मैं बोल रही हूँ कि मैं पागल हो गई हूँ कुछ सालों से, लेकिन इतनी पागल नहीं हुई हूँ कि मैं एक एक शब्द का इस्तेमाल करूँगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया है। और ये देवर ने भी सुना है, देवर को भी पता है, मेरे ससुर फादर इन लॉ के सामने हुआ है, मेरे हस्बैंड के सामने हुआ है। और कितने मेहमान वहाँ पर थे, वो सारे मेहमान लोग ने भी देखा है, सुना है। और मैं बिल्कुल मतलब दंग रह गई कि मैं किस घर में आई हूँ। ये पहली डे नाइट की बात है। आज सब लोग सुन लीजिए, जो भी मेरे मैके वाले को भी लगता होगा कि ये 2-3 साल से क्यों पागलों की तरह बता रही है यूट्यूब पे, क्यों घर की बात बोल रही है, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। जब मेरा हस्बैंड ही नहीं, जब मेरे हस्बैंड का ही कोई नहीं, तो सच में अब मेरा कोई नहीं। मैंने बहुत घर की बातें छुपा ली, बहुत ज़्यादा। और ये घुटन अब मुझे ले डूबेगा। मतलब मैं बोल भी रही हूँ और नहीं भी बोल पा रही हूँ। मुझे घुटन हो रही है कि आखिर मैंने किस फैमिली के लिए मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया। बहुत अति मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। कहाँ से भगवान ने मुझे वो शक्ति दिया था, वो भी आजकल की होते हुए। मतलब मैं पढ़ लिख के गंवार हो गई थी। मतलब सही बोलूँ, मैंने मुंह सिल लिया था बिल्कुल। मैं हैरान हो गई कि इतना धूमधाम से शादी हुआ, शादी में सब लोग इतना खुश थे। और मेरी उल्टा सास भी डांस की थी, मेरे हस्बैंड भी डांस किए, सब लोग इतने अच्छे फैमिली। और उसके बाद ये रूप देख के मैं हैरान हुई। और आप हैरान हो जाएंगे, ये सब मैं कहानी देवर के लिए बोल रही हूँ। देवर को एक एक चीज़ पता है, लेकिन आज अगर वो मेरा ना साथ देख के वो किसका साथ दिए और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, बर्बादी के कारण, सही बोलूँ, जब से मैं घर आई हूँ मेरे देवर भी उसमें शामिल है। क्योंकि मेरे सास ने देवर लगा लगा के जो मुझे इतना गाली दिए, और ससुर लगा लगा के, सही बोलूँ मैं बस चुप रहती थी। तो आप लोग का क्या फ़र्ज़ बनता है भाई, अगर मेरी वजह से अगर किसी को बदनामी हो रहा है, गाली मिल रही है, तो भाई आप तो आवाज़ से बोलेंगे ना कि भाई मम्मी मेरे लगा के क्यों गाली दे रही हो, भाभी ने ऐसा क्या किया है या मैंने ऐसा क्या किया है। या मेरे ससुर भी बोलते ना, बोले, लेकिन किसी का कुछ असर नहीं हुआ। चलिए मैं फर्स्ट डे बता देती हूँ। मेरी ही ससुराल के 3 लेडीज़ मेरे कमरे में आई हस्बैंड से पहले। ये मैं पहली रात की कहानी बता रही हूँ, और मौका मिलेगा तो मैं कई स्टोरी लेके आऊँगी, लेकिन मैं पहली रात की बात बता रही हूँ कि 3 लेडीज़ मेरे हस्बैंड के आने से पहले मेरी सासू माँ मदर इन लॉ के बारे में जो मुझे बताया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसी दिन समझ गई मेरा सपना सारा चकनाचूर हो गया। मैं किस घर में आ गई हूँ। मतलब मुझे बहुत शौक़ था, सब मेरी बहनों का गांव में शादी हुआ था, और मेरा जब रिश्ता, पहला ही रिश्ता आया था कि शहर में शादी होगा और शहर में ही रहेगी लड़की, मैं इस मामले में बस ओके कर दी। मैंने नहीं देखा लड़का क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, या कितना प्रॉपर्टी है, नहीं है। मैं बोली वो सब पापा जाने, लेकिन मैंने ये सोच के फ़ाइनल कर दिया। पापा ने मेरे से पूछा था कि शादी करना है कि नहीं करना, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने बोला हाँ शहर का लड़का है, शहर में उनके फैमिली रहते। और इतना छोटा परिवार सोचिए, सिर्फ सास ससुर, मेरे हस्बैंड और उनका एक भाई, इससे छोटा परिवार एक लेडीज़ क्या चाहेगी। मैंने तुरंत ओके कर दिया कि शहर वाला मुझे चाहिए। गांव में मैंने कुछ लोगों को गाली गलौज मारपीट करते हुए देखा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये सब के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि औरत के साथ कोई गलत करता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपका पीछा नहीं छूटेगा। जो सोच के मैं इस शहर में शादी की, आज मैं आप लोग के सामने डिक्लेयर कर रही हूँ, सेम उल्टा मिला। आज के डेट में तो बाप रे, गाँव में आज या 20 साल पहले भी बहू को सास इतनी इज्जत देती है, हस्बैंड इतना इज्जत देते हैं, ससुराल वाले इतना इज्जत देते थे कि मैं
मैं सोची मैं कहाँ आ गई हूँ। जो जो चीज़ सोची है उनके मेरे ससुराल वाले ने बताया, मेरे मैके वाले नहीं, कोई आस पड़ोस के लोग नहीं, ससुराल के खास सदस्य ने मुझे बताया मेरी सास के बारे में कि वो शादी करवाना नहीं चाहती थी और वो बहुत ही आपके खिलाफ़ है और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो ये सब इसलिए बोली क्योंकि जब वो बर्तन पटक रही थी, जब वो बाहर भन भन कर रही थी, जब वो बाथरूम में भन भन कर रही थी, जब मैं बाथरूम यूज करके आई थी पानी डालते हुए, तो सारा कुछ मेरे जो लेडीज़ हैं रिलेटिव उन्होंने देख लिया कि मैं बहुत परेशान हूँ। और रोई तो नहीं थी क्योंकि पहला ही नाइट था, लेकिन मैं परेशान हूँ वो सब लोग समझ गए। तो मेरी सास के खिलाफ़ कहिए या सास के बारे में आगाह कर दिए। और सही बोलूँ, मुझसे वचन ले लिया कि हस्बैंड के बारे में। चलिए नाम बता ही देती हूँ। इनकी नानी ने मुझे बताया, और भी लोग सदस्य थे, लेकिन इनकी नानी मुझे खासकर बोली, बेटा तुम्हारा पति बहुत ही भोला है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना, क्योंकि मतलब उसका कोई नहीं है। उन्होंने ऐसे ही बोला, वो बहुत ही भोला है और बस उसका ध्यान रखना। वो दिन है और आज का दिन है। देखिए मैं कितना भी, मेरे हस्बैंड मेरे खिलाफ़ हुए, मेरे सास, मेरे ससुर, यहाँ तक कि अब कुछ सालों से मेरे देवर मुझे परेशान कर रहे हैं, देवरानी कर रही है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी हो, लेकिन फिर भी सोचिए मैं हस्बैंड को नहीं छोड़ रही हूँ। भले वो मेरा हस्बैंड मुझे साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एक वचन के खातिर। लोग तो सोचिए ना जाने क्या से क्या अपने फैमिली उसको बर्बाद कर देता है, लेकिन मैं अपना वचन निभा रही हूँ आज तक, जब तक। अब क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब है और अभी भी सही में इनकी नानी ने बोल दिया कि सच में इनका कोई नहीं है, और आज साबित हो रहा है कि सच में इनका कोई नहीं है। और मुझे बोल दिए कि तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। फिर भी जो मतलब मेरी जो सास है वो ऐसा ही हरकतें करती रहेगी, भविष्यवाणी भी कर दिए, लेकिन तुम चुप रहना, बर्दाश्त करना और इस घर को बसा के रखना। और मतलब जो भी है, ज़्यादा लंबा क्या मैं बात करूं, लेकिन उसके बाद जो है क्या नाम है, मेरे सर में बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। मतलब क्या पहली नाइट, क्या आप सुहाग रात की आप बात करेंगे, मतलब मैं यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं हस्बैंड कब आए और मैं रोते रोते सर दर्द मेरा इतना हो रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे। पहली नाइट में हस्बैंड से सर दर्द की गोली मांगी। मैंने बताया नहीं हस्बैंड को कि मुझे आपके बारे या आपके परिवार के बारे में मुझे क्या पता चल गया है, और मैं वो गोली दवाई खा के फिर मैं सो गई। मैं, ये है मेरी ससुराल की पहली रात की शुरुआत। जो सब लोग हैरान होंगे कि मैं 2-3 साल से क्यों पागलों की तरह यूट्यूब पे बोल रही हूँ। मेरा ये मन में जो घुटन है इतने सालों का, जिसके कारण अब मैं यूट्यूब पे आके बोल रही हूँ, लेकिन अभी भी लोगों को चैन नहीं है। अभी भी लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, जो कि आँख से देखे, मतलब दिन रात मेरा देवर देखते थे। इन लोगों ने डॉगी पाला हुआ था, वो औरत जात का मतलब डॉगी था। औरत जात मीन्स जो गर्ल होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस डॉगी को मेरी सास सुबह शाम दोपहर इतना मोटे मोटे गाली, इतना गाली, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं 18 साल की में शादी में थी, और उस एज तक मैं ना मैंने गांव में किसी के मुंह से सुना था, ना शहर में सुना था एक औरत के मुंह से इतनी बेकार बेकार गाली, जो कि मैं यूट्यूब पे सच बोलूं बोल ही नहीं सकती हूँ। कितना भी कुछ हो जाएगा, मैं अभी तक भगवान ने मुझे पेशेंस दिया है, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि कितना मोटा मोटा गाली मुझे सुबह दोपहर शाम, मुझे सिर्फ उसके इनडायरेक्टली मुझे गाली पड़ती रहती थी। वो मतलब डॉगी को ना सुना के वो सिर्फ मुझे सुनाती रहती थी। और सामान की तो देखिए कोई कमी नहीं, इतना महंगा महंगा मेरे पापा सामान दिए थे, और सब सामान तो सेट ही हो गया था। टीवी मेरे फादर इन लॉ का मन था, बहुत बड़ा टीवी उन दिनों में, साइज़ सैमसंग का, और इंच तो मुझे याद नहीं है, 30-35 जो भी इंच का होगा, बहुत ही बड़ा उन दिनों में था। इतना बड़ा टीवी किसी के पास नहीं था। तो वो मेरे फादर इन लॉ चाह रहे थे कि वो अपने कमरा में लगाए, मतलब मुझे ना दे।
मेरे कमरे में छोटा सा एक टीवी था जो कि मैंने कई साल यूज किया। और मैंने मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने सोचा कोई नहीं, चाहे मेरे ससुर जी यूज करें या घर के सब लोग यूज करें, क्योंकि वो गेस्ट रूम में रहता तो सब लोग ही यूज करते, और मेरा बेडरूम ऐसे भी छोटा है, क्या दिक्कत है। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन पहली दिन मैंने सासू माँ का डायरेक्ट, मतलब 2 4 5 दिन तो इनडायरेक्टली वो भन 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 करती रही। लेकिन जिस दिन टीवी घर में लग रहा था, सामान सब पहले ही सगन तिलक में पहले ही मेरे फादर इन लॉ को पापा ने पैसा पे कर दिया था। सारा सामान, टीवी, फ्रिज, अलमारी, बेड, सोफ़ा, जो भी घर का सामान होता है, उन दिनों बहुत ही महंगा महंगा सामान, मतलब सही बोलो आज मैं पछता रही हूँ कि लोग कहते हैं ना, पैसा पे खर्च करके भी ना बेटी की ज़िंदगी सही में नहीं खरीद सकते हैं। इतना शानदार शादी कि कितने लोग बोलते रहे कि क्या शादी हुई है, चाहे मेरे मैके की तरफ से कहिए, आज झूठ नहीं बोलूँगी, ससुराल वाले ने भी रिसेप्शन किया, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से पार्टी सार्टी बहुत ही अच्छे से खर्च किया। मतलब वो पार्टी देख के तो कोई हैरान हो जाएगा, जो आज मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, क्या मैं सच बोल रही हूँ कि पार्टी से पहले ही मैं उस घर की हालत जान चुकी थी। फिर भी मैं बहुत ही अच्छे से मतलब हैंडल की, रिसेप्शन में तैयार हुई गई। और लोगों ने भी मतलब बोले ना, कई लोग तो मतलब एक तरह से नज़र भी लगाए कि मैं कितनी शानदार घर में आ गई हूँ। और झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि मैं सही में डिसीज़न अच्छा ली, मेरे पापा अच्छा डिसीज़न लिए कि मैं बहुत ही शानदार अच्छे घर में, छोटा परिवार और अच्छे परिवार में आ गई हूँ। और सही बोलूँ, अगर पहली रात में अगर मुझे आगाह बस किए थे, झूठ नहीं बोलूँगी, उन लोगों ने भड़काया नहीं था, सिर्फ बस बोले कि थोड़ा गुस्से वाली है तुम्हारी सासू माँ, बस थोड़ा बर्दाश्त करना, चुप रहना, और वो कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेना, और हस्बैंड को नहीं छोड़ना। ज़्यादा ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे खिलाफ भड़का दिया था। और क्योंकि देखिए सभी को पता होता है, जब शादी हो जाती है तो एक औरत के नाते उनका समझाना फ़र्ज़ था कि भाई लेडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक तरह से मुझे वो भी मैसेज दे रही थी कि भाई जब आप शादी हो गई है तो उसको आप चाहे जो भी हो निभाना पड़ेगा, चाहे एक तरफ़ा ही निभाना पड़ेगा, लेकिन निभाना पड़ेगा। और मैं सच में निभाई। आज मैं इतना परेशान इसलिए हूँ कि इतने सालों बर्दाश्त करते करते, और आज मुझे क्या मिला। मैं सभी से यही कह रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ भी मुझे अभी बोले कि घर की बात क्यों बता रही हो, तो मैं बस बोले कि मजबूर किसने किया, क्या मैं ऐसी थी, क्या मैं डे वन से थी, या कितने सालों साल मेरे साथ जाती हुआ ससुर को लगा के, मतलब मान लीजिए मेरी सास गाली दे रही है, देवर लगा के गाली दे रही है, और ना देवर मेरा पक्ष ले रहे हैं ना ससुर ले रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, और अगर मान लीजिए बोल भी रहे हैं तो कुछ असर नहीं हो रहा है। तो मैं तब भी देखिए मैंने कुछ नहीं किया। और चाहे आज पंडित जी बोले, चाहे जो भी कहिए, सब लोग बोले बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, जब दूसरी आएगी, मतलब देवर की बीवी आएगी, तब तुम्हारी सास ठीक हो जाएगी। लोगों ने मुझे जो भी हुआ मुझे यही समझाते थे कि दूसरी वाली ठीक कर देगी तुम्हारी सास को, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। सही बोलूँ, मैं जितना भी हुआ मैं बर्दाश्त की। और खैर अब वो लंबी कहानी हो जाएगी, बीच में बर्दाश्त करते सकते देखिए मैंने जॉब भी ज्वाइन किया, और मेरा वो एक नेचर था, मैंने बोला ना, मैं कभी भी मैंने कोई भी त्यौहार ख़राब नहीं किया। मम्मी सास की तरफ से ख़राब होता था, फिर भी मैं 1 2 दिन पहले माफ़ी मांग लेती थी, और कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने कई वीडियो बनाए कि हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर फेस्टिवल के दिनों में। पूरी दुनिया अगर तीज त्यौहार मना रही है और अगर आपका घर अशांत रहे तो बहू फिर किस काम की। तो एक बहू के नाते मैंने जितना मेरे से धर्म करना होगा, निभाना होगा, वो मैं हमेशा करती थी। ऐसा नहीं कि हमेशा ही घर में महाभारत होता था या प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब भी होता था तो कॉम्प्रोमाइज़ करके, झुक के। मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम इतना ना सास के सामने झुकी, इसलिए तुम्हारी सास ये रूप हमेशा दिखाती रही। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, अगर हम बड़ों के साथ, अगर बड़े भले ही गलती कर रहे हैं, लेकिन परिवार तो आखिर एक ही है ना, सास के भी यही परिवार है और मेरा भी यही परिवार है। तो किसी एक को तो फ़र्ज़ निभाना ही पड़ेगा, जॉइंट फैमिली के लिए, सबके सुख शांति के लिए।
तो हमेशा फेस्टिवल से पहले मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी और कोई भी मतलब त्यौहार ख़राब नहीं होने दी। जैसे कि अभी ये 2-3 साल से जो हो रहा है। तो आप दूसरे पे उँगली उठा सकते हैं कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो गलत हुआ, काश मैं देवर से भी अब यही डायरेक्ट बोलना चाह रही हूँ कि वो दिन याद कीजिए कि ये भाभी ने क्या नहीं सहा। मैं यूट्यूब पे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बस आप बैक 24 साल 23 साल 22 साल, खासकर मैं जॉब करने से पहले जो मेरी हालत थी, वो दिन को याद कीजिए कि क्या ये यही भाभी थी। एक तरफ़ा जो मेरे साथ हुआ, चाहे मैं माँ बनने वाली थी, उन दिनों में जो मेरे साथ जाती हुआ, मतलब मैं माँ बनने वाली थी, मैं आप लोग से डिस्कस करूँ। और मेरी सास माँ ने इतना जाती कर दिया था कि मैं अपने ससुर से बोली थी कि मुझे मैके जाना है, मुझे घर जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। तो बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ क्या क्या वो की थी। तो मैं परेशान होकर मैं बोली, जबकि देखिए वो औरत के नाते उनको पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बाकी किसी को नहीं पता था। काफ़ी लेट मैंने बताया था, लेकिन उनको पता चल गया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे साथ उन्होंने, बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। और जब मेरे ससुर जी बोले क्या हुआ है ये तो बताओ, कि तुमको क्या तकलीफ़ है। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली बस मुझे प्रॉब्लम है, मुझे मैके छोड़ दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी सास ने पता है क्या बोला कि हाँ इसको छोड़ दीजिए, इसको कैंसर हुआ है। आज मैं भगवान के सामने हूँ, एक भी लाइन झूठ नहीं बोलूँगी। और ऐसा ये बीमारी का नाम सही बोलूँ कितने बार बोलें, कितने बार। लोग कहते हैं दुश्मन को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान जाने पिछले जन्म में मैंने इनके साथ क्या किया होगा, जो मेरे साथ एक तरफा, कसम से बोल रही हूँ, कई लोग मेरे पर उंगली उठाए कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये वीडियो सुन लीजिए। आज मैं सारा कुछ तो खुल के नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी मैं बोल रही हूँ बस अब जान लीजिए कि एक तरफा ताली ही नहीं, ढोलक बैंड बाजा जो चाहे आप बजा सकते हो। अगर आपके मन में आ गया है कि भाई मुझे इसको घर नहीं बसाना देना है, अगर मेरी सास ने ठान लिया कि ये लड़की पसंद नहीं है, और मेरे ससुर मेरे हस्बैंड जो हैं वो दोनों को मैं पसंद आ गई थी, और ये दोनों मुझे पसंद करके, मतलब मेरे हस्बैंड, ससुर मना लिए मेरे हस्बैंड को और शादी के लिए तैयार हो गए, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद मैं थी। झूठ क्यों बोलूँ, वो सब कहानी तो रह ही जाता है कि अरेंज मैरिज ज़रूर हुआ, लेकिन कसम से बोल रही हूँ शादी से पहले जो हम लोग का 3 महीने का रिश्ता था फ़ोन पे, कसम से बोल रही हूँ पहली नाइट में ही जो जहर घोल दिया गया था, या जहर मेरे सामने आ गया था, आप यकीन नहीं करेंगे। वो लोग कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ का फिजिकली रिश्ता, आप यकीन नहीं करेंगे शादी के बाद हम लोग का वो रिश्ता बना ही नहीं। इंगेजमेंट से पहले और शादी के, इंगेजमेंट के बाद और शादी से पहले शायद 3 महीने का टाइम था, और 3 महीनों में जो हम लोग घंटों घंटों फ़ोन पे जो बात करते थे, यकीन नहीं मानेंगे, मैं उस फ़ोन के जो मैं अपने हस्बैंड का असली चेहरा रूप जो देखी थी मैं फ़ोन पे, निस्वार्थ, सोचिए स्वार्थ की भावना से नहीं मैं हस्बैंड को चाह रही हूँ, वो जो मैंने रूप देखा था हस्बैंड का, उसी के सहारे सोचिए आज मैंने 24 साल बिता दिए। मेरे हस्बैंड ने भी जाती किया, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि होता है भाई, वो अगर माँ बोलेगी तो वो माँ को भी बोलेंगे, बीवी को भी बोलेंगे। और क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई बेटा माँ को बोले, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी बहुत जाती मेरे साथ भी करती थी और मेरे हस्बैंड के साथ भी करती थी। तो भाई आजकल का लोग कितना बर्दाश्त करेगा। तो मेरे हस्बैंड भी सास को बोलती थी, तो मैं बस यही बंद कमरे में कहती थी कि अब कुछ भी हो जाए आप अपनी माँ को मत बोलिए, आप मुझे बोलिए। और जिसके कारण सही बोलूँ, मतलब हम हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होना चाहिए था वो कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। उल्टा हम लोग ऊपर भी आ गए, वो सब भी बताऊंगी कि मैं क्यों आ गई, कैसे आई। लेकिन बहुत मैंने इस रिश्ते को समय दिया, इतना समय दिया कि मैं हैरान हूँ कि ये औरत ने इतना समय दिया। आज जो मैं इतना बोल रही हूँ, सही बोलूँ, अगर मैं 6 महीने साल भर में एक डिसीज़न ले लेती, और ख़ासकर
तब कम से कम मुझे डिसीज़न ले लेना चाहिए था, जब भगवान का इशारा था, जब भगवान सच में मुझे लाखों रुपए दे रहे थे। और कम से कम तब भी अगर मैं अपने हस्बैंड को अलग करके अलग कोई दुनिया बसा लेती, तो सही बोलूँ कम से कम ये जो इधर 15 साल हो गए होंगे, 15 साल पहले ही भगवान ने मुझे काफ़ी पैसे दे दिए थे। अगर उसको मैं यूज करके एक अपना एक अलग जगह बना लेती, जगह मतलब शहर में चली जाती या अलग सोसाइटी में चली जाती, तो जो मैं ज़िंदगी मैंने जिया है ना, सही में मैं नहीं जीती। लेकिन पता नहीं भगवान ने त्याग और बलिदान की जो देवी बनाने का जो मेरे अंदर भूत था ना, कि नहीं मुझे तो हस्बैंड को फैमिली के साथ ही रखना है, मेरे हस्बैंड तो मेरे से ज़्यादा फैमिली में ही खुश रहते हैं, मुझे गलत नहीं करना है। और सही बोलूँ भगवान एक ही मेरी बेटी भगवान ने दिया हुआ था, बेटा नहीं था। तो मैं कहती थी भगवान मुझे बेटा तो दिए नहीं है, तो मैं क्यों माँ बेटे को अलग करवाऊँ, क्यों भाई भाई को अलग करवाऊँ। और मेरे देवर को बेटा भी हो गया था, तो मैं बस उसी के सहारे मैं और मेरे हस्बैंड जीना चाह रहे थे। कसम से बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी लगा था कि चलो हमारा बेटा नहीं हुआ, मेरे भाई का तो हो गया। बहुत ज़्यादा खुश थे जिस दिन मेरे देवर का बेटा हुआ। और मैं शब्दों में तो खैर बता ही नहीं सकती हूँ, लोग चाहे जो भी मेरे बारे में सोचे। मैं देवर से भी कहना चाह रही हूँ कि शायद सच में आपने मुझे नहीं